आज की ये कहानी उस आदमी की है जिसका नाम सामने आते ही भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर आ जाती थी। अमेरिका $5 मिलियन का इनाम घोषित कर देता था और पाकिस्तान की सरकार सार्वजनिक रूप से चुप्पी साध लेती थी। ये वही शख्स था जिसका नाम 26/11 मुंबई हमलों की प्लानिंग में सामने आया, जिस पर पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट का आरोप लगा, जिसने कश्मीर में भारतीय सैनिक का सर काटकर आतंक फैलाया और जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध भड़काने का सपना देखा। एक ऐसा आतंकवादी कमांडर जो कभी पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनता था और बाद में अल कायदा का सबसे भरोसेमंद ऑपरेशनल मास्टरमाइंड बन गया। 10 फरवरी 1964 को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भिम्बर जिले के समाहनी घाटी में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया मोहम्मद इलियास कश्मीरी। ये इलाका हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की आग में झूलता रहा था। यहाँ राजनीति नहीं बल्कि बंदूकें बोलती थी। इलियास का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहाँ हर कहानी में या तो बदले की बात होती थी या फिर जिहाद की। धार्मिक भाषणों में हथियार उठाना इबादत बताया जाता था और मरना शहादत। यही सोच धीरे धीरे इलियास के भीतर बैठती चली गई। इलियास ने इस्लामाबाद की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसकी रुचि किताबों में नहीं थी। वो उस दौर में जवान हो रहा था जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग चल रही थी। हर तरफ एक ही नारा था, जिहाद। और यहीं से इलियास ने पाकिस्तान आर्मी का रास्ता चुना। इलियास कश्मीरी पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG में भर्ती हुआ। SSG कोई आम यूनिट नहीं होती। यहाँ सिर्फ वही लोग जाते हैं जो मरने या मारने दोनों के लिए तैयार हो। SSG में जाकर इलियास ने सीखा गुरिल्ला वॉरफेयर, एम्बुश प्लानिंग, विस्फोटकों का इस्तेमाल, दुश्मन इलाकों में घुसपैठ और बिना आवाज के हत्या। 1980 के दशक में उसे अफगानिस्तान भेजा गया, जहां वो सोवियत सेना के खिलाफ मुजाहिदीन को ट्रेन करता था। इसी जंग में उसने अपनी एक आंख खो दी और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली भी कट गई, लेकिन इस नुकसान ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि उसने खुद को और ज्यादा कट्टर बना लिया। 1989 में सोवियत सेना अफगानिस्तान से निकल गई। अब सवाल था, इतने सारे प्रशिक्षित लड़ाके जाए कहाँ? जवाब था कश्मीर। इलियास कश्मीरी हरकत उल जिहाद अल इस्लाम में शामिल हो गया। ये संगठन भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय सेना के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए जाना जाता था। इलियास सिर्फ आदेश नहीं देता था, वो खुद LOC पार करके ऑपरेशन करता था। 1990 के दशक के मध्य में भारतीय सेना ने पुंछ सेक्टर में इलियास कश्मीरी को गिरफ्तार कर लिया। उसे करीब 2 साल तक हिरासत में रखा गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आज भी एक रहस्य है। इलियास कश्मीरी किसी तरह भारत की कैद से वापस पाकिस्तान पहुंच गया। ना कोई आधिकारिक एक्सचेंज, ना कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड। ये वही पल था जहां से उसकी कहानी और ज्यादा खतरनाक हो गई। पाकिस्तान लौटते ही इलियास कश्मीरी ने ब्रिगेड 313 बनाई। ये यूनिट आम आतंकियों की नहीं थी। यहाँ थे SSG ट्रेंड कमांडो, आत्मघाती हमलावर और कट्टर विचारधारा वाले लड़के। साल 2000 में इस ब्रिगेड ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने पूरे भारत को हिला दिया। भारतीय सेना के जवान सिपाही भाऊ साहिब मारुति तालेकर को पकड़ा गया। उन्हें मारने के बाद उनका सिर काट दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलियास कश्मीरी ने उस कटे हुए सर को सार्वजनिक रूप से दिखाया। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये भारत के लिए एक खुली चुनौती थी। 11 सितंबर 2001 के बाद दुनिया बदल चुकी थी। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने कई आतंकी संगठनों पर बैन लगाया। अब वही इलियास कश्मीरी जो कभी पाकिस्तान का एसेट था, अब वो पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका था। 2003 में उसे परवेज मुशर्रफ की हत्या के साजिश में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2004 में उसे रिहा कर दिया गया। यहीं से इलियास ने पाकिस्तान से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। 2005 के बाद इलियास कश्मीरी नॉर्थ वजीरिस्तान चला गया। ये इलाका अल कायदा और तालिबान का गढ़ था। यहाँ इलियास धीरे धीरे अल कायदा का सीनियर ऑपरेशन कमांडर बन गया। वो सिर्फ लड़के नहीं बनाता था, वो हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिखता था। और यहीं से शुरू होती है भारत पर हमलों की सबसे खतरनाक साजिशों की कहानी। नॉर्थ वजीरिस्तान की पहाड़ियों में बैठा मौलाना इलियास कश्मीरी अब सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था। अब उसका मकसद पूरे भारत को एक साथ झंझोर देना था, ताकि भारत और पाकिस्तान सीधे युद्ध की तरफ बढ़ जाए। और इसी सोच से जन्म लेने वाली थी 21वीं सदी की सबसे भयानक आतंकी साजिशों में से एक। 2006 से 2008 के बीच अमेरिकी और भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि इलियास कश्मीरी नॉर्थ वजीरिस्तान में एक अंडरग्राउंड ऑपरेशनल नेटवर्क चला रहा था। ये कोई आम ट्रेनिंग कैंप नहीं था। यहाँ हमलों के नक्शे बनते थे, भारतीय शहरों की रेकी की जाती थी और हर ऑपरेशन को अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय असर के हिसाब से डिजाइन किया जाता था। इलियास कश्मीरी की सोच साफ थी, अगर भारत को चोट पहुंचानी है तो ऐसी चोट हो जिसकी गूंज वॉशिंगटन और लंदन तक सुनाई दे। इसी दौरान एक नाम सामने आता है जो इस पूरी कहानी को अंतर्राष्ट्रीय बना देता है, डेविड कोलमैन हेडली। अमेरिकी नागरिक, पाकिस्तानी मूल और दिखने में एक आम बिजनेसमैन, लेकिन हकीकत में डेविड लश्कर-ए-तोयबा और अल-कायदा के बीच एक जिंदा पुल था। अमेरिकी कोर्ट में दिए गए बयान में हेडली ने खुद माना कि वो इलियास कश्मीरी से कई बार मिला था। हेडली को आदेश दिया गया था कि वो भारत जाए, बिना शक पैदा किए, और ऐसे टारगेट चुने जो दुनिया का ध्यान खींच सके। 2007 और 2008 के बीच डेविड हेडली कई बार भारत आया। वो ताज होटल में रुका, लियोपोल्ड कैफे गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की वीडियो बनाई और समुद्री रास्तों का निरीक्षण किया। हर तस्वीर, हर वीडियो, हर नोट वजीरिस्तान भेजा जाता था और इन सब का आखिरी फैसला इलियास कश्मीरी ही करता था। जांच एजेंसियों के अनुसार इलियास चाहता था कि हमला इतना बड़ा हो कि भारत की जनता सीधा युद्ध की मांग करे। 26 नवंबर 2008 समुद्र के रास्ते 10 आतंकवादी मुंबई में दाखिल हुए। इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। ताज होटल, ओबरॉय होटल, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे और सीएसटी स्टेशन, 3 दिन तक पूरा शहर गोलियों और धमाकों से गूंजता रहा। 166 लोग मारे गए, बच्चे, महिलाएं, विदेशी नागरिक सब निशाना बने। जांच में सामने आया कि इस हमले की जमीन पर मौजूद प्लानिंग लश्कर-ए-तैयबा ने की थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंड इलियास कश्मीरी जैसे लोग थे। 26/11 का मकसद सिर्फ आतंक फैलाना नहीं था। इलियास कश्मीरी चाहता था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे। वो जानता था कि अगर दोनों देश युद्ध में उलझ गए तो अल-कायदा को पूरे क्षेत्र में खुली छूट मिल जाएगी, लेकिन भारत ने संयम दिखाया और यही बात इलियास कश्मीरी के लिए सबसे बड़ी नाकामी थी। 13 फरवरी 2010 पुणे का जर्मन बेकरी, शनिवार की शाम लोग कॉफी पी रहे थे, बातें कर रहे थे। अचानक जोरदार धमाका हुआ, 16 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा घायल हुए। ये हमला सीधे तौर पर इलियास कश्मीरी से जुड़े नेटवर्क से जोड़ा गया। इस हमले का मकसद भी 26/11 जैसा ही था, डर फैलाना और भारत की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर दिखाना। 2010 तक आते आते इलियास कश्मीरी सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं रहा, अब वो पाकिस्तानी राज्य का भी खुला दुश्मन बन चुका था। उस पर आरोप लगे कि रावलपिंडी के आर्मी मुख्यालय पर हमले, ISI और पुलिस इमारतों पर हमले, कराची के मेहरान नेवल बेस पर हमलों जैसी घटनाओं में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल था। पाकिस्तान के लिए ये वही पल था जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक राक्षस खड़ा कर दिया है। अगस्त 2010 में अमेरिका ने इलियास कश्मीरी को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम रखा गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना था कि ओसामा बिन लादेन के बाद अगर कोई अलकायदा को संभाल सकता है तो वो इलियास कश्मीरी ही था। लेकिन इतिहास में हर कहानी का एक अंत होता है और इलियास कश्मीरी की कहानी में वो अंत आसमान से आने वाला था। एक ऐसी मौत जो बिना आवाज के आई, लेकिन जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। अमेरिका की नजर अब उस पर पूरी तरह टिक चुकी थी। उसका हर कदम, हर मुलाकात, हर मूवमेंट सैटेलाइट और ड्रोन की आंखों में कैद हो चुका था। इलियास कश्मीरी अब सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं था, वो अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच चुका था। 2010 के अंत तक इलियास कश्मीरी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, कभी नॉर्थ वजीरिस्तान, कभी साउथ वजीरिस्तान, तो कभी अफगान सीमा के पास। वो जानता था कि अमेरिकी ड्रोन अब सिर्फ हमला नहीं करते, वो इंतजार भी करते हैं। इसीलिए इलियास कश्मीरी अब मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करता था, कुरियर और भरोसेमंद लोगों के जरिए संदेश भिजवाता था। लेकिन एक बात वो भूल चुका था, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी ही बड़ी लीक होने की संभावना। 2011 की शुरुआत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी को सूचना मिली कि इलियास कश्मीरी साउथ वजीरिस्तान के ग्वाखा इलाके में एक कंपाउंड में रुका हुआ है। ये कंपाउंड दिखने में साधारण था, लेकिन अंदर अल-कायदा के सीनियर कमांडरों की मीटिंग चल रही थी। CIA और JSOC ने इस जगह पर हफ्तों तक नजर रखी। हर आने जाने वाले व्यक्तियों की पहचान की गई, हर पैटर्न नोट किया गया और फिर अंतिम आदेश दिया गया। 3 जून 2011 की रात साउथ वजीरिस्तान की खामोशी पहाड़ियों के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन बिना आवाज के उड़ रहा था। नीचे इलियास कश्मीरी अपने साथियों के साथ एक मीटिंग में मौजूद था। अचानक आसमान से मिसाइलें दागी गई। कुछ सेकंडों में पूरा कंपाउंड मलबे में बदल गया। उस हमले में कुल 9 आतंकी मारे गए और उन्हीं में से एक था मौलाना इलियास कश्मीरी। ड्रोन स्ट्राइक के बाद पहले तो कई लोगों ने इस खबर पर यकीन नहीं किया, क्योंकि इसके पहले भी इलियास कश्मीरी की मौत की झूठी खबरें फैल चुकी थी। लेकिन इस बार सबूत मजबूत थे। HUJI ने खुद उसकी मौत की पुष्टि की। अल-कायदा ने शोक संदेश जारी किया। इलियास कश्मीरी की मौत के बाद उसकी बनाई हुई ब्रिगेड 313 पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसकी कमान कथित तौर पर शाह साहिब नाम के आतंकी ने संभाली। इलियास कश्मीरी की मौत के बाद अल-कायदा की साउथ एशिया में ऑपरेशनल ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और हमारा ये चैनल नया है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। ऐसे ही
ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो आपके लिए आते रहेंगे।